नमस्कार, मैं हूँ रोहित, न्यू नई भारत लाइव से। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं चंदन जी। इनसे हम बात करेंगे, कुछ सवाल कड़वी बात करेंगे कि इनका कहना क्या है। सवाल तो कुछ मीठी भी होंगी और कुछ तीखी भी होंगी, लेकिन जो है बात करेंगे कि जो है यह क्या कहते हैं। चंदन जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी एवं आपके सारे दर्शकों को, व्यूअर्स को भी। चंदन जी, आपसे जो है सवाल यह है, बीजेपी करती है, कह रही है कि 400 के पार, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, देश में जो लहर चल रही है, देश में जो वातावरण है, लोगों के मूड को देखते हुए ही एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने, सभी नेताओं ने मिल करके आंकड़ा हम सभी के बीच रखा है 400 के पार। और जनता भरोसा एक बार पुनः मोदी जी के नाम पर जता रही है, फिर मोदी जी सरकार में वापस हो रहे हैं। क्या लगता है 400 के पार होगी? निश्चित तौर पर होगी। मैंने आपको कहा ना कि जनता भरोसा जता रही है, एक बार पुनः मोदी जी सरकार में वापस हो रहे हैं। 400 पार निश्चित तौर पर हम लोग पास करेंगे। क्या 400 के पार कराने में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्या 400 के पार कराने में? देखिए, राम मंदिर तो आस्था का विषय है ना। राम मंदिर तो मान लीजिए कि हमारे कार्यकाल में बना, हम लोग के सहयोग से बना, तो राम मंदिर तो है ही है। लेकिन उसके अलावा विकास भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अब तक देश में नहीं हुआ था। ये सब लोग देख रहा है। अभी आप बताइए, यूपीए के शासनकाल में दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुई थी क्या? अभी चालू हुई है। दरभंगा में एम्स का नींव रखा गया। आपके चंपारण में बहुत सारी योजना है, क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। बेतिया में ओवर ब्रिज लगातार निर्माण हुआ, अपने मोतिहारी में हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की देना, मोदी जी जब सरकार में आए थे केंद्रीय विश्वविद्यालय को उन्होंने स्वीकृति दिया था। तो विकास का जो भी है वो तो हमारे और आपके सामने है, जनता तो उस पर भरोसा कर रही है। तो विपक्ष को लग रहा है कि राम मंदिर लहर है तो हिंदुत्व लहर है। तो भाई, अगर ये हिंदुओं के सौजन्य से ये काम होगा तो लहर तो हिंदुओं की चलेगी ही चलेगी। मोदी जी के सौजन्य से राम मंदिर का निर्माण होगा तो मोदी जी की चर्चा होगी देश में। राम जी का आशीर्वाद मोदी जी पर है ही है। पूर्वी चंपारण में 25 तारीख को जो है चुनाव है, और 25 तारीख को चुनाव में अभी जो है पूर्वी चंपारण से 12 प्रत्याशी नॉमिनेशन भरे हैं। क्या लगता है? और सुनने में आ रहा है कि दो प्रत्याशी के बीच ही जो है कांटे की टक्कर है, बीजेपी से राधा मोहन जी और महागठबंधन वीआईपी पार्टी से राजेश कुशवाहा। क्या लगता है आपको, इसमें बाजी को मारे? देखिए, किसी भी चुनाव में टक्कर सिर्फ दो ही आदमी के साथ होता है, बाकी और लोग तो सिर्फ चुनाव में खड़े हो जाते हैं, या उसकी औपचारिक व्यवस्था कहिए, या लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने की, अपने अपनी बातों को जनता के बीच में रखने की। तो ये तो एक सिलसिला है। दूसरा, रही बात राधा मोहन जी का और डॉक्टर राजेश का, तो राधा मोहन जी पूर्व से आजमाए हुए कैंडिडेट हैं, हम सबों के बीच लगातार उपस्थित रहने वाले हैं। आपने देखा था जब वो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, तो हर सप्ताह में 2 रोज 3 रोज मोतिहारी में रहते थे, अपने संसदीय क्षेत्र में रहते थे, और 4 रोज 5 रोज वो मंत्रालय का काम देखते थे। तो जनता उन पर भरोसा पहले से जता रही, नया नहीं जताना है। अगर रही बात राजेश जी टक्कर में रहते, तो वो विधायक थे पूर्व में केसरिया से राजद का। उनको किस तरह से उनका करारी हार हुई, किस तरह से पार्टी ने उन पर अविश्वास जताया, उनका टिकट काट दिया, किसी से छुपा नहीं है। विधायक के कार्यकाल में उन्होंने केसरिया की जनता के लिए क्या किया और केसरिया के लिए क्या किया, ये जग जाहिर है। तो लड़ाई में तो है ही नहीं। चुनाव है तो चुनाव में कुछ इधर उधर का हल्ला उल्ला अफवाह चलते रहता है, वही चल रहा है। 25 तारीख को सब साफ हो जाएगा। यानी कि पूर्वी चंपारण से बीजेपी आगे बढ़ रही है। पूर्वी चंपारण में एक बार पुनः जीत की चौका आदरणीय राधा मोहन जी लगाएंगे और पुनः यहाँ की जनता भाजपा पर अपनी भरोसा जताएगी। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, जीत रही है। आपसे सवाल है, बीजेपी स्मार्ट सिटी की बात करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है, लेकिन स्मार्ट गांव की बात नहीं करती है, क्यों? हमको लगता है शायद आप लोग इस पर गहन से अपनी नजर नहीं दौड़ा रहे हैं।
बीजेपी जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी की बात करती है, उससे कहीं दोहरे गर्मजोशी से स्मार्ट गांव की भी बात करती है। आपने देखा है गांव में नल जल का निर्माण हुआ है, पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, पक्की गली नली सड़क योजना आई है, नल जल आई है, गांव में स्कूल बन रहे हैं, बहुत सारी आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है। ये किसके कार्यकाल में हुआ? जब हम स्मार्ट शहर हम बना रहे थे, स्मार्ट गांव हम ही ना बना रहे हैं जी। पहले गांव की स्थिति कैसा था आप देख रहे हैं। आपने जो है नल नल जल की जो बात कही है, सारा कोई जानता है कि नल जल में कितना करप्शन जो है घुसा हुआ है। देखिए, जब कोई भी योजना चलता है तो उसमें थोड़ी बहुत खामियां होती ही है। ज्यादा ही खामियां है। नहीं, खामियां कुछ भी नहीं है। आप सब चीज के लिए सरकार को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। निचले स्तर के जो प्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था के, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है मॉनिटरिंग करने का, माने 100% क्रियान्वयन का। तो ये लोग अपने में ये लोग नहीं कर पाता है तो उसके लिए आप दोषी सरकार को देते। सरकार का काम है ठोस योजना बनाना, सरकार का काम है समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना, पैसा उपलब्ध कराना। क्रियान्वयन का काम है हमारा और आपका, जिस पर हम लोग खुद 100% नहीं उतर पा रहे हैं। इसके लिए सरकार हमारी दोस्त नहीं है। अच्छा, जो है मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में एक रघुनाथपुर गांव है। गांव था पहले, आज जो है नगर हो गया है। तो वहाँ पर कोई एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है एक ट्रांसफार्मर की बात लगने की बात थी, तो अधिकारी कह रहे हैं कि वो तो गांव है। अधिकारी को यह तक पता नहीं है कि वह पहले गांव था, अब जो है नगर निगम में चलाया है। और उनका कहना था कि जो है अभी वह गांव है, तो 200 केवी का ट्रांसफार्मर हम कहाँ से देंगे। तो यह स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के अधिकारी जो है बात कर रहे हैं कि अभी तो जो है अभी गांव है। इस पर क्या कहिए? देखिए, कोई भी व्यवस्था किसी एक जगह और क्षेत्र के लिए नहीं बनाया जाता है। ये जो आप 200 केवी की ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, वो गांव के लिए और शहर के लिए रिजर्व नहीं है। जहां जैसी जरूरत होगी आबादी के हिसाब से उस ट्रांसफार्मर पर लोड के हिसाब से आवंटित किया जाएगा। नहीं, शहर के हिसाब से उनका कहना नहीं, था। ऐसा बात नहीं। हम अपने गांव में भी पिछले साल ट्रांसफार्मर उड़ा था, तो लोगों ने हमें कहा, तो हम एसी अधीक्षण अभियंता से बात करके 200 केवी का ट्रांसफार्मर हमने खुद अलॉट कराया। ये एक क्षेत्र के लिए रिजर्व नहीं है। रही बात आप रघुनाथपुर की कर रहे हैं, तो रघुनाथपुर नगर निगम क्षेत्र में आता है। नगर निगम का भी मालिक राष्ट्रीय जनता दल समर्थित प्रीति गुप्ता है, शहर के मेयर। अगर वो अपने शहर को संभाल पाने में, नगर सरकार को संभाल पाने में नाकाम है, तो इसमें हमारी सरकार की दोष नहीं है, एनडीए की दोष नहीं है। नहीं, वह जो है महागठबंधन से है प्रीति गुप्ता, लेकिन उनका जो है बिजली का लगाना जो है उनका फर्ज नहीं है। लेकिन वह अधिकारी कह रहे हैं कि वह गांव है। ठीक है, वह बात हो गई। लेकिन बात जो है मेन आपसे सवाल किया गया है कि जो है पहले सिटी की बात की, मोदी जी सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव पिछड़ते जा रहा है। हमको नहीं लगता है गांव पिछड़ रहा है। हम देख रहे हैं जितना गांवों का विकास हुआ है, जितना कस्बों का विकास हुआ है, उतना बहुत सारे शहर का विकास नहीं हुआ है। अब बहुत जगह बोलेगा, ऐसे ऐसे निकम्मे अगर जो प्रतिनिधि हो जाए, सरकार में बढ़ जाए ऐसे ऐसे प्रतिनिधि, तो उस जगह का तो जो है दुर्भाग्य है। अब प्रीति गुप्ता मेयर हैं यहाँ की, वो शहर की कमान संभालने में सक्षम नहीं हो पा रही है। यहाँ के राजद के नेता लोग सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में। तो उसके लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोषी नहीं है, उसके लिए एनडीए और भाजपा दोषी नहीं है। जहां भी जरूरत हो रहा है, दीनदयाल जीवन ज्योति योजना के तहत हर गांव को प्रकाशित किया जा रहा है, हर शहर को प्रकाशित किया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत प्रकाशित किया जा रहा है। और इसके लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं है। मोदी जी समुचित योजना बना रहे हैं धरातल पर उतारने के लिए। जहां विपक्ष के समर्थित प्रतिनिधि हैं वो उतार पाने में नाकाम है। अच्छा, जो है सरकार जो है विदेशों से जो है काला धन लाने की बात की थी, लेकिन अभी तक जो है काला धन नहीं आया। क्या कहिएगा इस? दरअसल में विदेश में काला धन था ही नहीं। हमारी सरकार ने कई बार स्विस बैंक से मांग किया, डिमांड किया। स्विस बैंक ने इस तरह की कोई लिस्ट भारत सरकार को नहीं दी जिससे पता चले कि फलाने फलाने नेताओं का, पूंजीपतियों का, बिजनेसमैन का काला धन स्विस बैंक में है। इस तरह की एक भी लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की है।
तो जब स्विस बैंक वालों ने ही इस तरह की कोई लिस्ट नहीं दिया तो काला धन कहां है? अब आगे बढ़िए। देखिए, बात है, वह बोले थे कि काला धन है और मैं लाऊंगा और हर एक व्यक्तियों के खाते में जो है 2-2 लाख रुपया जो है भेजूंगा, तो वो तो नहीं हुआ। कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को सहायता राशि मिल रही है ना। अच्छा, कई तरह की सहायता राशि बेटियों के लिए चलाया गया है। वही काला धन है। काला धन की बात आप नहीं ना बोल रहे, आप तो बोले हैं कि बेटियों के खाते में इतना रुपया जाएगा। तो सरकार देश की सभी बहु बेटियों के लिए एक योजना बनाई है, उसके तहत उनके खाते में वो राशि ट्रांसफर किया जा रहा है। रही बात काला धन का, तो मोदी जी उस समय बोले थे जिस समय मोदी जी देश के पीएम नहीं थे, भाजपा के नेता थे, और उन्होंने अपनी एजेंडा बताया था चुनाव में। जब प्रधानमंत्री बने, पद का शपथ लिए, तो उन्होंने स्विस बैंक से, भारत सरकार ने लिखा स्विस बैंक को कि हमारे भारत के कितने लोगों का आपके यहाँ अकाउंट है और कितना काला धन है ये बताइए। स्विस बैंक ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर कर दिया, उन्होंने नहीं बताया। तो जब उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दिया तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी, किस पर करेगी, आप जरा बताइए। अच्छा, सवाल फिर जो है आपसे दूसरा करेंगे। सरकार, बीजेपी सरकार में रहते हुए नोटबंदी करते हुए क्या कर पाई? देखिए, सरकार क्या हुआ? सरकार का जो मंशा था नोटबंदी के पीछे, सरकार का मंशा था कि नोटबंदी करके टेररिस्ट गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। बीच में जो आप सुने थे कि यूपीए के सरकार में जाली नोट का जो प्रचलन देश में बढ़ गया है, जाली नोट का आना जाना जो लगा है, उसके पीछे सरकार का एक ही मकसद था कि जब तक नोट बंद नहीं किया जाएगा, नोट को बदला नहीं जाएगा, तब तक आतंकी गतिविधियों पर, टेररिस्ट की गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। इसीलिए सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नोटबंदी लाया देश में, और टेररिस्ट गतिविधियों पर बहुत हद तक रोक लगाने का काम किया। उसके बाद से आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर एवं देश के अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों पर बहुत हद तक रोक लगा है, जो आप सभी को दिखाई दे रहा है। आपने कहा है कि जाली नोटों पर रोक लगा है। 10-12 दिन पहले ही जो है मोतिहारी में 12.90 लाख जाली नोट पकड़ाया था। आपने कहा कि जाली नोट पर रोक लगने के लिए हुआ था, और मोतिहारी की पूर्वी चंपारण में ही जो है 12.90 लाख जाली नोट पकड़ाया था, जबकि एसपी साहब जो है खुद उद्भेदन किए थे। तो क्या कहिएगा? आपने तो कहा भाई मेरे वही बात आपको बता रहे हैं, हमारा मोतिहारी जो है नेपाल सीमा से सटे हुए, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, हमारा मोतिहारी जो है नेपाल सीमा से सटा है, नेपाल सीमा खुला है, और 100% आप किसी भी चीज पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कोरोना में आपने देखा था पूरे देश में धारा 144 लागू थी, फिर भी लोगों का आना जाना हुआ था कि नहीं, देश में हुआ था। तो उसी तरह से जो मामलात हैं नोटबंदी का, उस पर लगभग 90% उसके गतिविधियों पर रोक लग गया। 10% तो कितना भी टाइट कीजिएगा वो आना जाना होगा। तो मोतिहारी ऐसे भी नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से खुला हुआ है, नेपाल के रास्ते बहुत सारे आपने देखा है, कई आतंकवादी हमारे बॉर्डर पर पकड़ाया है, कई सारी गतिविधियां गलत आप सभी को पता चला है। तो उसी के तहत कभी चूक हो जाता है, नहीं तो इस तरह की कोई अमूमन घटना नहीं होती है। आपसे लास्ट सवाल, क्या बीजेपी पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप से डर गई थी? निर्दलीय मनीष कश्यप आए थे मैदान में, और पहले ना टिकट दिया गया और ना ही जो है बीजेपी में मिलाया गया। क्या बात रहा कि प्रसार कर देने के बाद, मनीष कश्यप के बहुत सारे लोग समर्थन कर देने के बाद, बीजेपी मनीष कश्यप को अपने में मिला लिया। बीजेपी क्या मनीष कश्यप से डरी थी? इस पर क्या बताएं? बीजेपी ने मनीष कश्यप को नहीं मिलाया, आप समझ सकते हैं। बिहार भाजपा ने किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, आधिकारिक पुष्टि नहीं की। बिहार भाजपा का किसी नेता ने मनीष कश्यप को कोई आमंत्रण नहीं दिया, अपने साथ कोई मंच साझा नहीं किया। मनीष कश्यप एक भगोड़ा व्यक्ति है, जो कभी भाग के इधर कभी भाग के उधर, कोई फैक्टर नहीं है। अगर मनीष कश्यप में इतना ही काबिलियत थी
इतना ही बूता था तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता, चुनौती देता भाजपा को। अच्छा, मनीष कश्यप को लेके कौन गया आपको? मनीष कश्यप खुद जाकर के मनोज तिवारी का पांव पर गिर गए, अच्छा, खुद मनोज तिवारी के पांव पर अपनी नाक को रगड़ा उनके जूते पर, तब जाकर के उन्होंने मिलाया। ये बिहार भाजपा का कोई नेता थोड़ी गया मनीष कश्यप के साथ। और वही तो बोल रहे हैं कि अगर जो उसमें इतना ही काबिलियत था, इतना ही बूता था, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ता। निर्दलीय चुनाव लड़ने की उसमें क्षमता नहीं थी, वो तो आया था सिर्फ अपना चेहरा चमकाने, लोगों को ठगने, नौजवानों को गुमराह करने। आखिर लड़ता तब तो लोगों को पता चलता ना कि आप कितने पानी में हैं। आप तो लड़े नहीं, पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए। रही बात भाजपा में मिलने की, तो भाजपा समुद्र है, इसमें सभी लोगों का स्वागत है। कोई भी आए कोई भी जाए, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सभी का स्वागत करती है, आने वाले का स्वागत करती है, जाने वाले के लिए भाजपा के पास कोई मलाल नहीं है। अच्छा, मनोज मनोज तिवारी के प्रचार प्रसार में जो है मनीष कश्यप बोले कि मनोज तिवारी अपने अपने आमदनी का 98% खर्चा कर देते हैं। सोचिए कि यह एक इतनी झूठी बात मनीष कश्यप ने कैसे कह दिया। वह कहते हैं कि वह इंजीनियर हैं, ये हैं, और जब जब कोई सांसद रहता है या कोई कुछ रहता है तो उसमें जो है आपको 5 करोड़ जो है मिलता था, 5 करोड़ रुपया मिलता था अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। उसके बाद जो है बढ़ाकर 7 करोड़ किया गया। 7 करोड़ का जो है वह बोले कि 98%, और कैलकुलेशन किया जाए तो मनोज तिवारी 52% ही अपना खर्चा करते हैं, 52% ही, लेकिन वो 98% कह दिए। क्या उनका मैथ का गणित जो है नहीं पढ़े हैं? क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न वो इंजीनियर है और ना ही वो एक पत्रकार है, वो तो एक लफंगा लड़का है, जो मन में आए बोल देता है। रही बात खर्च करने का, तो ये अधिकार है और ये कानून है कि जिस किसी भी सांसद को फंड अलॉट किया जाएगा, वो अपने फंड का 100% यानी कि 100% जनता के काम में, जन कल्याण के लिए खर्च करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो उससे जनता को हानि पहुंचती है, जनता को घाटा होती है। सबसे पहले तो अपना विकास करता है। अपना विकास तो लोग करता है, तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं ना। मनीष कश्यप सब दिन बोलता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। 98% कैसे हो जाएगा खर्च? होता है भाई मेरे, हम लोग भी किसी सांसद के प्रतिनिधि रहे हैं, हम लोग भी किसी सांसद के छांव में राजनीतिक सीखा है। हम जिस नेता के चेले हैं, हमारे गुरु पंडित रघुनाथ जाते, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 100% जनता के लिए अपनी पैसा राशि की अलॉटमेंट, जो उनकी ऐच्छिक राशि थी, उसको खर्च किया जाता था, धरातल पर हम लोग उतारते थे। तो हम लोग देखे हैं, इसको समझते हैं और जानते भी हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग क्या समझ के ये स्टेटमेंट दे देते हैं, समझ में नहीं आता। जो नहीं जान रहा है कि सांसद फंड की क्या नियमावली होती है, क्या कानून होता है, कैसे उसको क्रियान्वयन किया जाता है, जिसे पता नहीं है, वो भी कुछ भी बोल देता है। तो ये लाइमलाइट में आने के लिए, व्यूअर्स पाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। अच्छा, चलिए, हमने तो कहा था कि लास्ट सवाल, लेकिन एक चलते चलते आपसे एक लास्ट सवाल। मोदी जी जो है बड़े बड़े कंपनियों को जो है बहुत सारी योजनाएं दी हैं, बहुत सारे चीज़ दिए, लेकिन गरीबों के लिए क्या दिए? गरीबों के लिए कई गो योजना ले आए। उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए ही आया, राशन योजना जो है गरीबों के लिए ही आया, और बड़े बड़े कंपनियों के लिए जो है मुद्रा योजना जो है गरीबों के लिए ही जो आया। है करोड़ रुपया माफ हो गया, लेकिन गरीबों का तो रुपया माफ नहीं हुआ। गरीब जो है आज भी अगर 2 लाख रुपए ले लेता है तो उस पर बैंक चढ़ जाती है, लेकिन बड़े बड़े कंपनियां करोड़ों रुपया ले लेती है तो उसका माफ हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रपोजल सबके लिए है। एनपीए जो हो जाता है उसके लिए ये योजना है, लेकिन अभी गरीबों के लिए भी बात चल रही है। किसानों के केसीसी लोन माफ करने के लिए बात चल रही है, लेकिन अब संसद में कब इसके लिए बिल लाया जाएगा, ये तो अब नई सरकार गठन होगी उसके बाद पता चलेगा। बात इस पर भी चल रही है, प्रस्ताव आया था कि गरीबों के, किसानों के भी, जो किसान हर साल सूखा की दंश झेलने के लिए झेल रहे हैं,
जो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे उन्हें तत्काल राहत मिले। इस पर बातचीत हो रही है। नई सरकार का गठन होते ही इस पर कुछ न कुछ आप लोग को दिखाई देने लगेगा। ये जो है हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये चंदन जी हैं। आपका जो है हमारे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? देखिए, सबसे पहले तो आप कंटिन्यू में हैं, लेकिन फिर भी आपके चैनल को सभी श्रोता वक्ता को मेरा प्रणाम नमस्कार है। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, तो आपको एक सिंपल से उदाहरण में हम बता रहे हैं। हम भी युवा हैं ना, और हम भी मोदी के साथ जुड़े हैं, हम भी मोदी के परिवार में हैं। मोदी भक्त है? मोदी भक्त हैं, बिल्कुल है, अंधभक्त नहीं है, लेकिन मोदी भक्त हैं और मोदी के साथ जुड़े हैं। तो हम युवा हैं, तो जरूर युवाओं के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तभी हम जुड़े हैं। और आप बात कर रहे हैं युवाओं के लिए अच्छा, क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप ही पूछिए ना हमसे। मैंने क्या किया ये तो बताइए। हर क्षेत्र में आप आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आइए, रोजगार के क्षेत्र में आइए। अच्छा, मैंने युवाओं को बेरोजगार भी कर दिया है। रोजगार, अच्छा, बेरोजगार, रोजगार देखिए, आज मैक्सिमम प्राइवेट पे आइए या गवर्नमेंट सेक्टर पे आइए। मैं आपको पहले भी बोला था और आज पुनः ये भी बात बोल रहा हूँ कि चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी सरकार के पास उतना नहीं हो पाता है कि वो 1.25 करोड़ जनता को सरकारी नौकरी दे। लेकिन फिर भी आज देखिए, हर किसी को नौकरी मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे फाइनेंस कंपनी भी नया नया लॉन्च हो रहा है, स्मॉल फाइनेंस। तो क्या है, सब रोजगार एक बढ़ाने का जरिया ही ना है, स्मार्ट तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। जब मोदी सरकार जब आई थी, केंद्र में आई थी, तो कहा गया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। क्या 2 करोड़ युवाओं की नौकरी मिला है? 4 करोड़ युवाओं को, 4 करोड़ प्लस युवाओं को नौकरी दिया है मोदी सरकार। कहाँ पर? भारत में, पूरे भारत का आप आंकड़ा उठा के देखिए। अच्छा, 2014 में उनका सरकार बना था ना। वही मैंने, आप अग्निवीर की तो बात नहीं कह रहे? क्या अग्निवीर ये नौकरी नहीं है? आपने कह दिया कि अग्निवीर जो है, कोई सांसद बनता है एक बार, तो एक बार बन जाता है तो उसके बाद पेंशन उठाता है, ठीक है, और 5 सालों तक रहता है, और जो देश की रक्षा करता है वह 4 साल। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि किसी भी चीज का खामियां निकालना सब कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे का अच्छाई कोई नहीं देखता। अच्छा, अच्छाई बता दीजिए। अच्छाई सुनिए, अग्निवीर के लिए 4 साल वो लागू किया है। पहला बात तो, अगर बच्चा 18 साल से 22 साल के एज में जो भी युवा है, वो तो अगर अग्निवीर में जाते हैं तो उनका माइंड एक्टिव होगा। माइंड पूरी तरह से, मेंटली बोलिए, फिजिकली बोलिए, हर क्षेत्र में माइंड एक्टिव होगा। 4 साल बाद वो लोग आ रहे हैं, तो ऐसे ही उनको मोदी जी खाली हाथ तो नहीं ना भेज दे रहे हैं कि जाओ खाली हाथ हो गया, तुम 4 साल देश का सेवा कर दिया, अब जाओ, नहीं ना भेज रहे हैं। उनको बदले में जब वो लोग वहां से वापस आ रहे हैं तो उनको उनका पेमेंट दिया जा रहा है, जिस पेमेंट से वो लोग अगर चाहें तो डिफेंस लाइन में ही अपना आगे बढ़ा सकते हैं। कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकता है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस कर सकता है। 11 लाख रुपया कम नहीं होता है किसी चीज को शुरुआत करने के लिए। और यदि अग्निवीर जब स्टार्टिंग में मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री लागू किए थे, कितना विरोध हुआ था अग्निवीर का? विरोध हुआ था ना, हर शहर, हर गांव आज से भी होता है अग्निवीर का। कैसे विरोध होता है? आज लोग समझदार है, लोग समझ गया उस चीज को, उसका घाटा नाफा लोग समझ गया। आज कहाँ विरोध राहुल होता है? गांधी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो यह सिस्टम हटाऊंगा और फिर से जैसे होता था वैसे होगा। राहुल गांधी अपना मौसा किया से संविधान लिख के लाते हैं का, जो मर्जी किया कर लेंगे। राहुल गांधी पहले आने का आऊंगा, आए नहीं है, आऊंगा भविष्य में है। जनता से वादा किए हैं, उनका भविष्य में रह जाएगा। अच्छा, तो उनका वादा कहाँ से पूरा होगा? अभी आऊंगा जो है, बहुत अंतर है। अच्छा, जो है बेटिया के जो है मनीष कश्यप ने जो है कहा था कि 98% जो है सांसद जो है खर्च कर देते हैं, इस पर क्या कहिएगा? अगर सांसद का बात किया जाए तो एक साफ छवि, ईमानदार सांसद 98% ही नहीं, अपने पास आए हुए रकम का 100% भी क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करता है। लेकिन ऐसा तो कोई हम नहीं देखे हैं आज तक।
कैसे नहीं देखे हैं? किसी भी जो है सांसद को जो है हम आज तक नहीं देखे हैं कि 98 का 100 मैंने 100 नहीं, मैं 98% भी नहीं देखे हैं कुछ लोग। तो आप महागठबंधन के सांसद लोग को देखे होंगे। अच्छा। आप कभी, आपको हम बोले हैं ना, साफ छवि और ईमानदार सांसद का चेहरा उठा के देखिए, ऐसे ऐसे सांसद भी हैं इसी क्या भारत में। क्या बीजेपी मनीष कश्यप से भयभीत हो गई थी, डर गई थी, जिस कारण से मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव में आए हुए थे, तब उनको जो है अपने अपने में मिला लिए? क्या देखिए, कहना है आपका? मनीष कश्यप बीजेपी में आज हैं तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वो उनको एक शब्द में, सिंपल शब्द में उनके कैरेक्टर के कारण बोलना चाहूंगा कि वो अभी बउआ है। बउआ समझते हैं ना, अभी बच्चा जो पैदा लिया हुआ है वो अभी बउआ है, ठीक है। वो को मिला लिया गया नहीं, वो आके मिले हैं, उनको मिलाया नहीं गया है। उनको कोई हमारे बिहार के वो है, बिहार प्रदेश का कोई भी बीजेपी का नेता उनसे मिलने गया था, चाहे उनको बुलाने गया था, नहीं गया था। वो क्या किया, वो दल बदलू है। मतलब अब तो हम भोजपुरी में एगो गाली होता है, उस गाली का प्रयोग हम करेंगे नहीं क्योंकि लाइव चैनल है। तो उसका अर्थ होता है दूगो, मतलब समझे ना, इधर का ना उधर का। उसको जेने मन करेगा वो कब होने जाएगा, कब होने जाएगा, कब होने जाएगा। वो निर्दलीय खड़ा कहाँ हुआ था, नॉमिनेशन किया था, वो नॉमिनेशन डाला था। नॉमिनेशन के पहले ही जो है, क्या नॉमिनेशन के पहले चला गया? उसके पास क्षमता था लड़ने का चुनाव, इंडिपेंडेंट बोल रहा था हम लड़ेंगे लड़ेंगे बेतिया लोकसभा से, उसके पास था क्षमता तो लड़ता ना। काहे मनोज तिवारी के पैर पे जाके गिर गया? काहे मनोज तिवारी के पैर पे गिर के बीजेपी में मिल गया? अच्छा जो है, बीजेपी से उसको भय था कि उसको क्या बीजेपी से भय था। बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए थे, 2 करोड़ की बातें कही गई थी कि मनीष कश्यप 2 करोड़ लेकर बैठ गया, आप भी बीजेपी में हैं, वो भी बीजेपी में है, आप इतनी बुराई कर रहे हैं, देखिए, क्या कारण? हम बुराई मनीष कश्यप का नहीं कर रहे हैं, हम मनीष कश्यप की नीतियों का बुराई कर रहे हैं। आज वो बीजेपी में है, चाहे किसी भी दल में रहे, जो गलत है सो है। अच्छा, आप बीजेपी में हैं, वो भी बीजेपी में है, आप जो है उसकी बुराई कर रहे हैं, कहीं आपको तो पार्टी से नहीं निकाल दिया जाए? अगर मेरा तन मन धन तीनों मेरे पार्टी के लिए समर्पित है, तो यदि मनीष कश्यप पे क्षमता है तो वो हमें निकलवा दें। लेकिन उनका विरोध तो हम ओपन कैमरा पे आके करेंगे, क्योंकि वो हमारे चंपारण से है, हम भी चंपारण से है, वो भी चंपारण से है, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप उसमें का इंसान है जो किसी का नहीं है। मैं वो कहावत सुन लीजिएगा, हम हर जगह कहते हैं उसके बारे में, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मनीष ने ठगा नहीं। अच्छा। उसका एक और ही नाम पूरा ट्रेंडिंग हुआ था जिस समय वो स्टार्टिंग में जेल गया था, चड्डी छाप पत्रकार। अच्छा। तो उसमें का व्यक्ति है, उसको लोग ऐसे ही ट्रेंड नहीं कर रहा है। वो बिहार को लेके चलने वाला था, क्या हो गया, कहाँ चला गया सब बात उसका? उतना डीलिंग जैसा। आज देखिए राजू भिखारी, एग्जाम्पल लीजिएगा उसका, कितना गलत काम वो किया है। राजू भिखारी था ना जो बेतिया स्टेशन पे डिजिटल भीख मांगता था, वो लालू यादव को अपना आदर्श मानता था। मनीष कश्यप भी गए, उससे मिले, उनको भी सम्मान दिया। इसके इंडिपेंडेंट चुनाव का खाली घोषणा किया हुआ था, लड़ा नहीं था, नॉमिनेशन भी अभी फाइल नहीं किया था। भिखारियों के 50,000 रुपया चंदा दिया था इसको चुनाव लड़ने के लिए। और जब उसका देहांत हुआ है आज से 10-15 रोज पहले, उसके देहांत पे ही पूछने भी गया है। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के पलटने से उसको सदमा लगा था, सदमा लगा? हो सकता है, क्योंकि यदि एक मतलब उसको डिजिटल भिखारी बोलिए, एक भिखारी होके वो अपना पूरा मतलब समझिए जमा पूंजी, मनीष कश्यप जैसे आए थे वो सभी को दिलों में छा गए थे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो वो पब्लिक से वादा किए, सब वादा को ठुकरा दिया। अगर हो सकता है कि कहीं उनको ऐसा सदमा लगा हो कि चलो हम मनीष भैया पर भरोसा कैनी, मनीष पर भरोसा कैनी, हम उनकरा के 50,000 रुपये देनी चंदा लड़ेला, ए बेरा उहे पलट गलन तो हमने कहा मे भी इसी सोच के कारण उसकी मौत हो गई होगी। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आपकी जो है सरकार क्या करेगी?
देखिए जो मेरी काफी डल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था नहीं, था था तो, लेकिन बंद था। था ही नहीं, उसको था ही नहीं बोलेंगे ना हम। अच्छा। जिसका ऑफिस मतलब जिसका क्लिनिक तक ना बना हो, ना क्लिनिक बना था लेकिन ताला लोग था। कहाँ पे बना था? एक ब्लॉक स्तरीय बना हुआ था, ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय नहीं। और देखिए आज हमारी सरकार में पंचायत स्तरीय तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। हर चीज को सुधारने में समय लगता है। अच्छा, आपने कहा है बना है, और रघुनाथपुर में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है गंडक कॉलोनी में, ताला बंद है, क्या कहिएगा? तो अब ये मैंने आप कह रहे हैं कि तो जो है ताला खोली, तो यहाँ पर बना हुआ है लेकिन जो है वहाँ पर जो है बकरी उकरी जो है बीच चल। ठीक है, वो बात हम आपका मानते हैं। अब रघुनाथपुर का आप बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि रघुनाथपुर जो है सो नगर निगम में आता है। तो नगर निगम में आता है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर जो है। निगम के प्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है, यह उनका कर्तव्य है कि नगर निगम में हो रहे हर एक कार्यकलाप के ऊपर उनका नजर रहे। क्या केंद्र का फर्ज नहीं है? केंद्र का फर्ज है। केंद्र केंद्र आप बताइए, आप हमको एग्जाम्पल लीजिए। केंद्र दिल्ली से बैठ के पटना तक नजर रखेगी, मोतिहारी तक रखेगी, कि मोतिहारी की एक पंचायत तक रखेगी? यदि केंद्र वहां से तो अलाउंस कर दिया, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारी एनडीए की सरकार दिक्कत कर रही है? नहीं कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आप बात किए हैं तो उसमें हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि बंद पड़ी हुई है कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं पे इलाज सही से नहीं चल पा रहा है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रहा है? ये जो आपको चुनाव होता है, ग्रामीण चुनाव मुखिया का, क्या ये उन लोगों का फर्ज नहीं है? मुखिया का फर्ज नहीं है अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सही से सुचारू रूप से चलवाएं? उसका काम नहीं है कि ब्लॉक में जाके अगर नहीं चल रहा है तो ब्लॉक में कंप्लेंट अच्छा, करें? जो है आपका फर्ज नहीं है, हमारा फर्ज नहीं है। फर्ज है, लेकिन अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है काफी जो है पहले से बहुत हद तक सुधार है और भविष्य में और सुधार होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। अच्छा, उच्च शिक्षा पर जो है आपका जो है कितना बेहतर हो सकता है उच्च शिक्षा पर? उच्च शिक्षा के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरी अपनी प्रयास कर रही है और बहुत हद तक आगे भी चली है। अभी देखिए, जैसे पहले था कि कन्याओं को जल्दी शिक्षा के लिए नहीं आगे बढ़ाया जाता था, फिर हम लोग की एनडीए की सरकार ने कन्या उत्थान योजना लाया, बहुत सारी ऐसा प्रोत्साहन योजना लाया। उसके बाद ये आपको ग्रेजुएशन करेंगे, इंटर पे हर लेवल पे उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है। प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ? एक राशि के रूप में उनको उनके अंदर के मनोबल को बढ़ावा कर रहा है कि हाँ ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। अगर उनको पढ़ने में कठिनाइयाँ आ रही है, गरीब फैमिली से है, तो उनके लिए राशि भी प्रदान किया जा रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लागू हुआ है ताकि कोई भी ऐसा गरीब बच्चा ना हो जो शिक्षा के कारण पीछे हट जाए। सबको शिक्षा के लिए आगे लिया जा रहा है। और उच्च शिक्षा देखिए, अभी स्मार्ट क्लास का हमारे बिहार में देखिए, हर बिहार में नहीं हर जगह स्मार्ट क्लास हर एक सरकारी स्कूल में मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, आज जो है मोदी जी आए हुए थे मोतिहारी गांधी मैदान में, जो है क्या जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे? आज तक हमारे मोदी जी के अपने वादों से कभी पीछे हटे ही नहीं है। आज तक कभी हटे ही नहीं है। और वो तो वादा करबे किए हैं, और उनके आज आने के बाद राधा मोहन जी भी कुछ वादे किए हैं। उनका वादा भी वादा है, उनका वादा भी कभी नहीं देखिए, पीछे आप हटता है। सभी लोग जानते हैं कि आज मोदी जी आए हुए थे और मोतिहारी के गांधी मैदान में आए हुए थे, और राधा मोहन जी ने क्या कहा उस गांधी मैदान के मंच से, इस क्लिप को सुनिए। सांसद सम्मानीय संजय जायसवाल जी, सुनील जी, उम्मीदवार शिवहर के लवली आनंद जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानीय नेतागण, मोतिहारी के मतदाता भाई और बहनों, मित्रों, हम सब गांव से आए हैं। हम सबके ध्यान में होगा कि गांव के मंदिर में हम एक पुजारी नियुक्त करते हैं और उस पुजारी का काम है मंदिर की साफ सफाई करना, लोगों की सेवा करना और प्रसाद वितरण। ये काम मंदिर के पुजारी का है जिसे आपने गांव में नियुक्त किया है। हमें भी आपने जहां नियुक्त किया है उस स्थान पर एक विलक्षण व्यक्तित्व बैठा हुआ है, एक महानायक बैठा है, मोदी।
मोदी के मंदिर का अपने पुजारी हमें नियुक्त किया है। हम आपसे सवाल जरूर करना चाहेंगे कि क्या आपके मंदिर के पुजारी ने कोई गलती की तो उसके कारण मंदिर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं। तो मुझे भी आप इस राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र नायक के विलक्षण व्यक्तित्व मोदी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया है, तो हमसे भी कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करेंगे और मोदी मंदिर को मजबूत बनाने के लिए एक नंबर पर कमल, सबसे ऊपर कमल के सामने बटन दबाइए और मोदी को मजबूत बनाइए। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी के साथ मैं आग्रह करती हूं हमारे बिहार के यशस्वी डिप्टी सीएम सह प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता भारत माता की, भारत माता की। रउआ लोगन के हमार प्रणाम पहुंचे। चंपारण की ये धरती प्रेरणा की धरती है। आपका ये स्नेह, आपका ये उत्साह, ये आशीर्वाद, ये दिखा रहा है कि छठे और सातवें चरण में देश में क्या होने वाला है। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर
सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, और 60-70 साल बाद जब मोदी आया, तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय जैसी सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ, या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो। और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे।
लेकिन उनको शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी भाइयों। आजादी के 60-70 बाद जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची।